फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, तो मतलब ये घटना चक्र है, उसको हम देखेंगे डेली। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद की कम संभावनाएं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। देखो, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यानी कि एकात्मक पद्धति की एक चीज़ से सब कुछ होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मैन है सेंट्रल, उसके बाद अदर स्टेट्स। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि ऐसा देश जिसका लिखित संविधान नहीं है, कौन सा देश होता है? यूएसए हो सकता है, या पाकिस्तान, भारत या यूके। भारत तो बहुत बड़ा इसका संविधान लिखा है, यूएसए दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, पाकिस्तान का भी अपना संविधान, लेकिन यूके यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन तो कोई संविधान लिखित नहीं है। ये परंपराओं पर चलता है, जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको ही अपने हिसाब से ढाल लिया जाता है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यहाँ यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत का संविधान लिखित है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है किसके कहने पर बनाई गई थी? बेलन प्लान के द्वारा, अगस्त ऑफर, या क्रिप्स मिशन, या कैबिनेट? देखो, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा के कहने पर ये संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा क्यों बनाई गई थी? संविधान को बनाने के लिए। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए कराया गया था। देखो, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। क्यों आया? संविधान सभा को निर्माण कराने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? 1946 में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? CV कैबिनेट, थोड़ा ध्यान लगाओ। कैबिनेट, ठीक है, तो कहाँ से आप C याद रखो? कहाँ से सी का नंबर है 3 का 2 गुना कर दो, क्योंकि इस पर 2 मात्रा है ना, तो इसका 2 मात्रा का तो कितना है? 6। अब देखो 19/4, ये तो आपको पता ही है कि लास्ट में लगभग 47 के आसपास ही आया है। तो 1940 से ऊपर और 1947 के नीचे। ठीक है, 1940 से ऊपर और 1947 से नीचे, और लास्ट में कितना है? 6, तो वो 1946 हो गया। तो ये कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? कौन था? BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजनीति समता पाई जाती है विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अभाव में, या धन के समान वितरण में, व्यक्ति की तर्कसंगतता, बौद्धिकता में। तो इसका क्वेश्चन होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो, सबको अपना लीडर चुनने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु मत देने का अधिकार होता है, जो कि राजनीतिक समता की स्थिति को दर्शाता है और अन्य विकल्प समाचीन नहीं है। धर्म के, देखो, धन का समान वितरण नहीं हो सकता है। ठीक है, विशेषाधिकार कुछ लोगों के पास होते हैं, सबके पास नहीं होते हैं। और हमारे संविधान में किसी को भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, राष्ट्रपति को छोड़कर। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? वह राज्य जिसका कोई अपना धर्म ना हो। अब जिसका कोई धर्म ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो, देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका कोई अपना धर्म ना हो, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित ना करता हो,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1946 को जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी संकल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इस विचारधारा से ओतप्रोत है, क्योंकि ये सभी से है। भाईचारा को बंधुता बोल सकते हो, आपने भाईचारा नहीं सुना होगा, लेकिन बंधुता सुना होगा। ठीक है, तो ये सभी सही है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार की लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचारधारा से ओतप्रोत है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, सही है, क्योंकि प्रस्तावना में सब कुछ पहले से ही वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष में अखंडता शब्द नहीं ऐड था, लेकिन जो 1976 में ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। देखो, जब 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द आए, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। ठीक है, संविधान संशोधन था 1946, 42वां संविधान संशोधन। कैसे याद रखोगे? 4 और 2 6। ठीक, और उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय गणराज्य की यथार्थ संविधान स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? भारतीय संविधान की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? एक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्ता संपन्न राज्य। ठीक है, ये इसका भी आंसर यही है। नहीं, इसका आंसर ये नहीं। क्या है? यथार्थ संविधान स्थिति 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो ये एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1946 को, 1976 को। ठीक है, ये नया वाला है और ये पुराना वाला है जो यथार्थ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से वह शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन 1976 को के माध्यम से नहीं किया गया? समाजवादी किया गया है, पंथनिरपेक्ष किया गया है, गरिमा और निष्ठा, ये 2 हैं जो नहीं किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा जाता है समाजवादी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यही सही है। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? संविधान बनाते समय समाजवादी शब्द नहीं था, लेकिन बाद में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्यों? परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत में राज्यों को एक संघ घोषित किया गया है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो 1 बार हुआ है, उसके बाद कभी नहीं हुआ। संविधान निर्माण के बाद अब संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है।
संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व, प्रतिष्ठा एवं की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 376 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में विधान निर्वाचन का होना उल्लेखित है। अब देखो ये कैसे याद रखोगे, इसको बी मान लो, बी का 2 होता है, ठीक है। का है, इसको सी मान लो, सी से 3 होता है, 3 है, 2 है और 3 दूनी 6, इसको दोनों गुणा कर दो, ठीक है। तो पहले पीछे से स्टार्ट करो, 3 2 6, इन दोनों के गुणा से ये आया, ठीक है। एक दो बार आप ऐसे रिवाइज करोगे ना, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको भले ही याद ना रहे लेकिन आप टिक मार दोगे। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं मूल अधिकारों के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों के उद्देशिका में या मूल कर्तव्यों में। संविधान में निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में, यानी कि उनकी सोच क्या थी उस टाइम, तो ये सब उद्देशिका में दिखाई दे जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित हो जाते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इंद्री बेरुवारी यूनियन विवाद था। 1960 मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? 378, देखो संघीय शब्द प्रस्तावना 1 में, भाग 3 में, संविधान अनुच्छेद 368 में, या संविधान में कहीं नहीं? तो है संविधान में कहीं नहीं संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संघ का हुआ है लेकिन संघीय का नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघ फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में सम्मिश्र भारत का वर्णन निम्न में किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा राज्य क्षेत्र का एक प्रसंग। संविधान के सम्मिश्र यानी संयोजित भारत का वर्णन निम्न में किस प्रकार किया गया? राज्यों का एक प्रसंग है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। उसका नाम परिवर्तित हो सकता है, वो भी राष्ट्रपति करिएगा तब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया भारत राज्यों का संघ कहा गया है। संघ शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, समाजवादी स्वरूप, या सरकार का एकात्मक स्वरूप? तो सरकार का संघीय स्वरूप। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। क्योंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है। सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए एक ऐसी संस्थाओं की व्यवस्था होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निष्पक्षता से निपटा सके। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है मतलब अब देखो पहले अब हैं 7। वर्तमान भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। ये दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप एवं लक्षद्वीप। समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में, समाजवादी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या विधि क्षेत्र में? तो आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। समाजवादी चिंतक है ना, वो समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि सबके पास धन हो, कोई गरीब ना रहे। समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक विषमताएं समाज में संघर्षों का कारण होती हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? दैनिक प्रशासन राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री या उपराज्यपाल? तो है उपराज्यपाल। दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? उपराज्यपाल के द्वारा।
संविधान का अनुच्छेद 339 ईस्वी के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किए गए प्रशासक जैसे दिल्ली और कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल कहा जाता है के माध्यम से किया जाता है। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। देखो राजनीतिक अधिकार नहीं है तो है जीवन का अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है, वो मूल अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 प्रारंभ दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, विकल्पों में दिए गए अधिकार राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित हैं। निम्न में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल किए गए थे 1952, 76, 79 या 81। मौलिक कर्तव्य तो 1978 है नहीं, 1976। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3/1/1947 को जो लागू हुआ है, भारतीय संविधान में भाग 4A में और अनुच्छेद 51 एक जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 में 12 कर दी गई। शिक्षा अधिकार बढ़ा दिया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 जनवरी 1949 को हुई है। इस तिथि की सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया है। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा जाता है। भारतीय संविधान अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ 1950 को। हमारे संविधान में 26 जनवरी 1949 को एक महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित हुआ था। इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत के साथ साथ इसे कतिपय उपबंध नागरिकता आदि कुल 15 अनुच्छेद परिवर्तित हो गए थे, परंतु समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कुछ जो आर्टिकल थे वो लागू हो गए थे नागरिकता, और कुल 15 आर्टिकल लागू हो चुके थे 26 नवंबर को, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। संविधान का प्रारूप पर पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित की जाने के साथ ही प्रारूप पर पूरा हुआ था। जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह और उपक्रमण कराया जाता है। जनमत यानी रिफरेंडम तथा उपक्रमण की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में कराई जाती है। भारत में वैध पूर्व सत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में। तो वैध पूर्व सत्ता संविधान में। भारत में वैध पूर्व सत्ता भारत के लोगों एवं भारतीय संविधान में निहित है, जैसा कि संविधान का प्रस्तावना में स्पष्ट होता है। यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों के अन्य समर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि का नियम। तो नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहता है कि यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अन्य समर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी राष्ट्रपति जो भी संधियां करेगा, जो भी सिग्नेचर करेंगे ना, वो जो सीनेट होगी ना, मतलब साइन वो करेंगे लेकिन समर्थन सीनेट करेगा। यूएसए में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत लागू है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का समर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार होता है, कौन थे? BN राव। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को
सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। यानी कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940, तब थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 9-10-11 2 दिन बाद चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब वो हो गए स्थायी अध्यक्ष और उनके संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। शासन की संघीय कार्यप्रणाली अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। संविधान संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो 1935 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। भारत में ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यप्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत स्थापित की थी। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था, परंतु देशी रियासतों के संघ में शामिल न होने के कारण यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। परिणाम स्वरूप संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय संविधान अधिनियम 1976, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों में प्रस्ताव। भारतीय संविधान को गठित करने का आधार क्या था? आधार था कैबिनेट मिशन, क्योंकि यही लाया गया संविधान सभा। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान 1976 के आधार पर गठित की गई थी। इसके तहत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? यानी सर्वाधिक संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ब्रिटिश संविधान में, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान में, आयरलैंड संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, किसने सर्वाधिक गंभीर छोड़ा? 1935। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान यद्यपि ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड तथा अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है, यद्यपि इसकी रचना मूलतः भारत सरकार 1935 द्वारा आश्रित है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एन अम्बेडकर, सर अलादी कृष्ण अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय समिति के अध्यक्ष को संघ, जहाँ पर संघ की बात आ जाए ना, संघ जुड़ जाए तो वो मान लो ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे संविधान सभा के संघीय संविधान संबंधी समिति तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस देश के लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या यूएसए? तो स्विट्जरलैंड है ऐसा देश जहाँ के लोग संविधान को संशोधित करने में भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड संविधान जनमत संग्रह के माध्यम से होता है, वहाँ के नागरिक भाग लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में किस कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा या सैनिक कार्रवाई द्वारा अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा निजाम के हैदराबाद राज्य के सैन्य कार्रवाई स्थानीय जन समर्थन के आधार पर नवंबर 1948 को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। निम्न में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो है भारतीय संविधान सबसे बड़ा कानून। देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी विधि, नियम या विधान के संविधान विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। मंत्रिमंडल पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस देश की देन है? मंत्रिमंडल पद्धति, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम या भारत, ब्रिटेन? तो है ब्रिटेन। मंत्रिमंडल शासन पद्धति तथा लोकसभा एवं विधानसभा में प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन की शासन प्रणाली से लिए गए हैं। निम्न में से कौन सा देश है जिसका राज्यपाल राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? ये जापान ही है। ठीक है, जापान में अभी भी सर्वोच्च सत्ता सम्राट के पास है, जो कि वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है तथा वहाँ शासन व्यवस्था के संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार द्वारा होता है। बाद में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता ही है। बाद में लिखित संविधान एक प्रजातांत्रिक देश है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग अर्थात भारत जनता द्वारा स्वयं के लिए लागू बताया गया है। अतः भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग ही, जनता ही है। भारत की संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत अधिनियम 1947, भारत के सभी वर्ग के लोग द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा, भारत की जनता, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत की जनता।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान अपना प्रतिकृत भारत की जनता पर करता है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा। सत्तावादी शासन स्थानीय हितों की अपेक्षा अकुशल प्रशासन, तो पृथकता का खतरा है संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष। जो संघीय शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्य को बंटवारा हो गया था, जिससे पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्ति केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता से तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगता है। भारत की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? संसदीय, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? तो संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका दो सदन में बटी होती है। निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है और जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनात्मक पद्धति का अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे।